सुनते हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या। प्रणाम अयोध्या। एक नया दिन, एक नई सुबह, चहचहाती चिड़िया, निकलता हुआ सूरज, एक सर्द कोहरे से भरी हुई सुबह। मिले पूरे 24 घंटे हमें जीने के लिए। क्या किया था हमने? क्या ऐसा विशेष है हमें जो परमात्मा ने इतनी कृपा हम पर की है कि हम अपने बचे हुए सपनों को पूरा कर सकें, हम अपनी राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सकें, हम उन सपनों को जी सकें, उन लम्हों को जी सकें, खुशहाल बना सकें उन्हें जो हमारे इर्द गिर्द हैं, मुस्कुराहटें बिखेर सकें उन सभी चेहरों पर जो हमसे जुड़े रहते हैं। ये सब कुछ दिया है इस परमात्मा ने। आइए उनका अहोभाव करते हुए, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, धन्य भाव करते हुए आरंभ करते हैं आज का कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या। आप सभी को प्रणाम, आपके अपने दोस्त डीडी यानी कि देश दीपक का। आज 24 जनवरी है। ठंड बहुत है, कोहरा बहुत है, कहीं बारिश हुई है, मौसम बदल सकता है, मगर एक विशेष बात और है। आज के दिन ही उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे? उत्तर प्रदेश तो बहुत पुराना है। जी हाँ, बहुत पुराना है। दरअसल हमारे ये जो उत्तर प्रदेश है, ये गंगा यमुना के दुआबे पे बसा हुआ देश की सबसे बड़ी आबादी वाला एकमात्र राज्य है और आज इसके गठन के पूरे 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तालियां बजा लीजिए या फिर एंजॉय कर लीजिए। दरअसल इस उत्तर प्रदेश की कहानी बड़ी ही प्राचीन है। वैदिक काल से लेकर वर्तमान तक बात करें तो अपनी उर्वरा भूमि और यहाँ पर विलक्षण प्रतिभा वाले व्यक्तित्वों के लिए हमेशा ये देश की धुरी बना रहा है। बात करें अगर विश्व की तो चीन, अमेरिका, खुद भारत, इंडोनेशिया, ब्राजील जैसे कुछ ही देशों को छोड़ दिया जाए तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या विश्व के बाकी कई देशों से कई ज्यादा है। ये तो हमने बता दिया कि 24 जनवरी सन 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। दरअसल उत्तर प्रदेश जो है आरंभ से ही, जब यहाँ आर्य आए तो वैदिक सभ्यता की नींव रखी। आर्यों के समय ही यहाँ पर महाभारत, रामायण, ब्राह्मण और पुराणों जैसे तमाम महाकाव्यों की रचना भी हुई। मौर्य, गुप्त, यदुवंश, कुषाण, कितने साम्राज्य उत्तर प्रदेश में ही आए। ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, इलाहाबाद किला, आगरा किला, कितने स्मारक शामिल हैं। मथुरा, अयोध्या, काशी जैसे कितने धार्मिक स्थल हैं। 1857 का भारतीय विरोध भी अगर हम बात करें तो झांसी से शुरू हुआ, मेरठ से शुरू हुआ, कानपुर और लखनऊ में हुए। अवध प्रांत भी बहुत बड़ा झंडा बरदार रहा है। दरअसल सन 1935 तक, यानी कि जब अंग्रेजों का शासन था, तो इस पूरे इलाके को, जिसे अब उत्तर प्रदेश कहते हैं, उस समय इसे एक प्रांत के रूप में कहा जाता था और नाम रखा था अंग्रेजों ने यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध। बाद में इसे थोड़ा छोटा करके यूनाइटेड प्रोविंस कर दिया गया था। लेकिन जब 1947 में आज़ादी मिली तो 24 जनवरी 1950 वो दिन था जब यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। हालांकि 2000 में उत्तर प्रदेश से एक हिस्सा अलग होकर उत्तराखंड राज्य बन चुका था। एक बड़ी विशेष बात साझा कर लेता हूं आपसे। क्या करूं, बातें करता हूं तो बहुत सारी करने लगता हूं। सन 2018 तक उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन नहीं होता था। राज्यपाल बनकर आए माननीय राम नाईक जी, जो कि अब भूतपूर्व राज्यपाल हैं, तो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से चर्चा करके इस दिवस को मनाए जाने की बात कही और फिर ये दिवस मनाया जाने लगा। यानी आज है अपने उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस। हरित क्रांति से भरपूर हर एक चीज प्रकृति ने बख्शी है हमें उत्तर प्रदेश को। चारों तरफ देखिए विकास होता चला जा रहा है। चारों तरफ देखिए कितना कुछ हो रहा है। हम सब इससे अवगत हैं, मगर इन सब के बीच कभी कभी जब बदलते मौसम को देखते हैं, बारिश का मौसम आ जाता है, जाड़े में ठंड कम लगती है, यानी कि ठंड दूर चली गई है, गर्मी बहुत तेज होती है। और इन सब के पीछे हमको पता है क्यों ऐसा करते हैं। क्योंकि जिम्मेदारी लेने से कतराते हैं, हम स्वीकार नहीं करते। पर्यावरण प्रदूषण इसका एकमात्र कारण है ना। मौसम चक्र के अनियमित होने से, मौसम चक्र हो या आपके जीवन की दिनचर्या अनियमित अगर हो गई तो सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। पर्यावरण तो विकास की दौड़ में कहीं ना कहीं हम सब ने नष्ट किया और शायद उतना ध्यान रख नहीं पाते जितना हमें रखना चाहिए। इस बात से तो आप भी सहमत हैं, अवगत हैं। पानी बचाने से लेकर
पेड़ लगाने तक कुछ भी हम कर सकते हैं, मगर कितना करते हैं? सोचिए जरा, स्नान करने, अरे ठंडे में नहीं भाई, सामान्य दिनों में जब आप स्नान करने, ठंडे में बहुत सारे लोग स्नान करते होंगे, तो अनावश्यक पानी बहुत ज्यादा अपव्यय हो जाता है। बर्तन धुलते समय, घर साफ करते समय, कार धुलते समय, बहुत सारी चीजें हैं। मैं क्यों इतना लेक्चर दे रहा हूं? सीधे सीधे क्यों नहीं कहता कि पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में हमारे पेड़ पौधों की बहुत बड़ी भूमिका है। अब अगर आप कहेंगे ये कैसे, तो इसी विषय पर जानकारी दिला रहे हैं मनशाराम वर्मा जी। तो आइए इनसे हम जान लेते हैं कि किस तरह से पर्यावरण की सुरक्षा में पेड़ पौधों की भूमिका होती है। इनसे बातचीत कर रहे हैं आलोक कुमार गुप्ता। श्रोताओं, प्रकृति में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण है पर्यावरण। क्योंकि जब पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ता है तो निश्चित है कि तमाम तरह की समस्याएं भी आती हैं। इन समस्याओं से हम रूबरू भी होते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या जरूरत है, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना है ताकि ये पर्यावरण संतुलित रहे। इन्हीं सब विषयों पर जानकारी के लिए आज हमने अपने बीच में बुलाया है मनसाराम वर्मा जी को। सबसे पहले तो मनसाराम जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मनसाराम जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आखिर पर्यावरण क्या है? पर्यावरण एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जीवमंडल जैसे पक्षी और नभ, जल, ये सब सम्मिलित होते हैं। एक आवरण घिरा हुआ है, तंत्र है एक, जिसमें सभी प्राणी रहते हैं। ये एक पर्यावरण इसी को बोलते हैं। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि आखिरकार जहाँ पर हम सब जीव रहते हैं, सारे लोग रहते हैं, वही पर्यावरण है। लेकिन पर्यावरण प्रदूषण को हमें बचाने की जरूरत है। पर्यावरण प्रदूषण के बारे में आप क्या कहना है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रश्न है सर। ये पर्यावरण प्रदूषण जैसे जो मानव को लाभ हो रहा है, मानव ने जो दैनिक क्रियाएं कर रहे हैं, जिसमें मानव को अपेक्षित लाभ हो रहा है और प्राणियों को हानि हो रहा है, वही प्रदूषण का एक सबसे बड़ा स्रोत है। उसी को प्रदूषण कहा जा सकता है। जैसे जो भी हमारी जैविक आवश्यकताएं हैं, मनुष्य पेड़ों की कटाई कर रहे हैं दिन प्रतिदिन, नदियों में कूड़ा करकट डाल दे रहे हैं, तो मनुष्य के लिए तो ये लाभदायक एक हिसाब से दिख रहा है वर्तमान में, लेकिन नदी में मछलियां मर जा रही है, पेड़ कट रहे हैं तो पशु पक्षियां जो है विलुप्त हो जा रही हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो ये सब जो दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है पशु पक्षियों पर, अन्य प्राणियों पर भी, साथ साथ मानव को भी इसको झेलना है। इसका दंश मानव को भी लग रहा है। यही प्रदूषण है, इसी को प्रदूषण कहा गया। बिल्कुल, माने कि हमें इस प्रदूषण से बचने की जरूरत है और पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने की आवश्यकता है। लेकिन इस पर्यावरण के संतुलन में हम समझते हैं कि पेड़ पौधों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। जी है ना? जी। तो पेड़ पौधों का हमारे जीवन में क्या आप मानते हैं महत्व है, और ये पर्यावरण से कैसे संदर्भित है? वास्तव में कहा जाए पेड़ से ही प्राण है, क्योंकि पेड़ से ही वर्षा होती है और पेड़ से ही जल का शुद्धिकरण होता है। जल को फिल्टर करके जो है पेड़ ही उसको जो है जमीन के अंदर से भी जल को सोखते हैं और वायुमंडल से भी पेड़ जो है जल को सोखते हैं। तो पेड़ इसके बदले में हमें क्या ऑक्सीजन भी देते हैं, शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड वो स्वयं ले लेते हैं। जो धुआं, धूल, कण होते हैं, इन सबको भी पेड़ सोख लेते हैं, बदले में हमें शुद्ध वायु और शुद्ध ठंडी शीतल छाया भी देते हैं। तो पेड़ पौधों का हमारे जीवन में उतना ही महत्व है कि जितना कि एक पल के लिए सांस जिसको बोल, हमारे जीवन में जितना सांस का महत्व है उतना ही पेड़ पौधों का भी पर्यावरण के संदर्भ में महत्व है। निश्चित है, आपकी बात से सहमत हैं हम। पेड़ पौधे प्रदूषण को कम करते हैं, ये हम सब जानते हैं, लेकिन प्रदूषण को रोकने में और कैसे इनकी क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, पेड़ पौधे जो होते हैं, इनकी पत्तियां जो होती हैं, जब वायुमंडल में प्रदूषण होता है, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो, उसको भी ये पत्तियां ऑब्जर्व कर लेती हैं, सोखती हैं पत्तियां। तो अधिक टेम्परेचर होता है तो उसको भी कम से कम सामान्य टेम्परेचर से 5% टेम्परेचर ये पत्तियां कम कर देती हैं, वही ठंडी छाया दे देती हैं। इसके बाद जो हमारे खेतों में कीटनाशक वगैरह का प्रयोग होता है, ये भी जो है पेड़ पौधे किसी न किसी रूप में जड़ों के माध्यम से या फिर छाया के माध्यम से उसको ऑब्जर्व करते हैं, ताकि पशु पक्षियां भी सुरक्षित रहें। बिल्कुल। अभी आप फसलों की बात कर रहे थे, तो क्या मानना है मनसाराम जी कि क्या फसलों का भी प्रदूषण पर प्रभाव पड़ता है? जी बिल्कुल। देखिए, जो इस समय वातावरण चल रहा है, लोग तो जैविक खेती के लिए सरकार भी प्रोत्साहित कर रही है, जैविक खेती के लिए आगे बढ़िए, क्योंकि ये जो केमिकल वाली खेती है बहुत दुष्परिणाम है। इसी का मेन कारण है जो पक्षियां, आज गौरैया चिड़िया भी हमारे यहाँ नहीं रह गई है, मेढक की भी संख्या कम हो गई है, और जो केचुए खेत में पड़ते हैं, केचुए जो किसान के मित्र होते हैं, ये भी विलुप्त हो जाएंगे। ये नहीं कीटनाशक प्रभावों के कारण से, रासायनिक खादों के प्रभाव के कारण ही। इसलिए
ये प्रदूषण के सबसे बड़े घातक हैं, जो हमारे कीटनाशक हैं, जो हमारे रासायनिक खाद हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं समझता हूँ कि हम सबको इससे थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है, और जो वर्तमान में परिदृश्य है हमें देख रहे हैं जैसा, उसमें थोड़ा मनन चिंतन की आवश्यकता है। लेकिन आपने जैसा कहा कि जल की कमी हो रही है, वर्षा उच्च मात्रा में नहीं हो रही है ना, पानी पीने के लिए शुद्ध जल की मात्रा कम होती जा रही है, इसका क्या आप वो मानते हैं? देखिए, एक बात हम आपसे कहेंगे, एक हमारे पास लाइन है, जिस प्रकार शरीर के रोम, धरती के पेड़, शरीर की नदी, शरीर के नसें, धरती की नदियाँ, शरीर के रोम, धरती के पेड़ और शरीर की नसें, धरती की नदियाँ, इनको समझो एक समान, तभी होगा पर्यावरण का सम्मान। बहुत बढ़िया। जिस प्रकार से शरीर में हमारे रोम होते हैं, बाल होते हैं, इनका काम होता है कि हमारे शरीर को अनुकूलित करें, हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निकालें। बिल्कुल सेम इसी प्रकार से इस पृथ्वी पर पेड़ों का भी यही महत्व है। जमीन के अंदर से वो अपशिष्ट पदार्थों को निकालते हैं और वातावरण में, वायु में जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको भी वो सोख के शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही शरीर की नसें जो होती हैं, अगर व्यक्ति की या इंसान के एक नसें बंद हो जाती हैं तो लकवा हो जाता है। तो इसी प्रकार से धरती पे जो नदियां होती हैं, जब नदियां सूख जाएंगी तो क्या होगा? वहाँ कुछ नहीं होगा, ना कोई पशु पक्षी वहाँ रह पाएगा, ना पेड़ पौधे रह पाएंगे, वो बंजर हो जाता है, वो क्षेत्र बंजर बन जाता है। मानव को ये सोचना चाहिए, प्राणियों को सोचना चाहिए, जो भी बुद्धिजीवी है, जो भी मनुष्य, उनको सोचना चाहिए कि हम जिस प्रकार से अपने शरीर की रक्षा कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं, उसी प्रकार से इस धरती माँ की भी रक्षा करें और पेड़ों को काटे ना, पेड़ों को अधिक से अधिक लगाएं। बिल्कुल। देखिए मनसाराम जी, हम लोग सुनते हैं अक्सर कि 10 पुत्र के बराबर एक पेड़ की संज्ञा दी गई है, और इस बात को हम सार्थक तब कर सकते हैं जब हम पेड़ पौधों को लगातार लगाएंगे और उनको संरक्षित रखने में अपना योगदान देंगे। जी। क्या मानते हैं, पेड़ पौधों का वर्तमान समय में जो चल रहा है, सभी लोग इसके प्रति आशान्वित हैं, इसको लगा रहे हैं, अपनी सरकार भी इस मुहिम में बहुत बड़ा योगदान कर रही है, वन संपदा के रूप में आगे बढ़ना चाहते हैं हम लोग, क्या कहना चाहते हैं, कैसे हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, हम सभी श्रोताओं से ये जरूर कहेंगे कि ये जो पेड़ नहीं रह गए इस समय, हमारे पास पेड़ों की संख्या बहुत कम हो गई, और इसी का दुष्परिणाम है जो हमारे पास कैंसर, लकवा, दमा, अस्थमा जो बीमारियां चल रही है, इन्हीं पेड़ों के दुष्परिणाम का ही फल है कि जो हम अस्पतालों में भीड़ लगाए हुए हैं। इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना है और शुद्ध हवा तभी हमें प्राप्त होगी, और एसी कूलर से हमारा काम चलने वाला नहीं है। आप पेड़ पौधों को लगाइए और ठंडी शुद्ध हवा लीजिए, तभी हमारा शरीर फुर्त रहेगा, शुद्ध रहेगा, स्वस्थ रहेगा, और तभी जीवन जीने में आनंद भी आएगा। बिल्कुल। अभी आपने जैसा कहा जीवन जीने में आनंद आएगा, लेकिन उसके लिए अगर हम समझते हैं कि जो हमारा प्रदूषण है उसको कम करने की आवश्यकता भी है, तो कुछ ऐसी बातें भी हमारे श्रोताओं को आप बताइए जिससे वो अपने दैनिक दिनचर्या में जो चीज़ें करते हैं वो प्रदूषण कम कर सकें। दैनिक दिनचर्या में जो भी हम चाहते हैं कि जो लोग साबुन वगैरह घर में भी लगाते हैं, नाली जो जाती है, पॉलीथीन लाते हैं बाजार से, इन सब पर रोक लगाया जाए। पॉलीथीन को रोका जाए, उसके स्थान पे जूट का झोला होता है सामान लाने के लिए, ले जाने के लिए, उसको रखा जाए। बिल्कुल। और थोड़ा सा एक चीज और कह सकते हैं हम लोग कि कूड़ा कचरा को एक नियत स्थान पर डालें। एक नियत स्थान पे, एक सही सुटेबल स्थान पे, गीला कचरा अलग को, सूखा कचरा अलग को, जो सरकार की भी मुहिम है, इस पे लोगों को ध्यान आकर्षित करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। और यही कचरा हमारे जब सड़ जाते हैं, जो खेत में भी उर्वरक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे भी कचरे होते हैं। तो लोगों को इस पर सोचना चाहिए, और कम से कम अपने घर पे एक नीम का पौधा, एक तुलसी का पौधा, ये सब जरूर लगा के रखें, ताकि उनको शुद्ध हवा मिल जाए, ठंडी हवा मिल जाए, और तभी दिमाग भी फ्रेश रहेगा। बिल्कुल सही कहना है। और इस मस्तिष्क को हमेशा सही रखने के लिए, अपने शरीर को सही रखने के लिए, और खासकर अपने आसपास के वातावरण को सही रखने के लिए हमारे पर्यावरण का सुरक्षित और संरक्षित होना बहुत ज़रूरी है। इन बातों को आपने बताया। अंत में जन संदेश के रूप में क्या कहना चाहेंगे कि लोग कैसे इस मुहिम से जुड़ें और इस कार्य को आगे बढ़ाएं? हम लोगों से गुजारिश करेंगे, कम से कम एक एक पेड़, सरकार की भी गुजारिश है कि माँ के नाम एक पौधा जरूर लगाएं। कम से कम एक एक पेड़ आप अपने घर पे या खेत के किनारे या रोड के किनारे लगाएं, और घरों के जो कूड़े कचड़े हैं उनको सुव्यवस्थित सही ढंग से रखें, ताकि वायुमंडल में प्रदूषण ना फैले। अब प्रदूषण नहीं फैलेगा तो कोई बीमारियां आपके पास नहीं आएगी, और शुद्ध हवा लेने का प्रयास करें। एसी कूलर जो आप घरों में यूज ज़्यादा करते हैं उसके भरोसे न रहें, क्योंकि टेम्परेचर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। और अधिक से अधिक पौधे लगाएंगे तो जल भी आपको स्वच्छ मिलेगा, सही मिलेगा, और
उसी के साथ पशु पक्षी पेड़ पौधे भी रहेंगे, तो आपके खेतों में कीड़े मकोड़े जो ज़्यादा लगते हैं, जैसे टिड्डे का प्रकोप होता है, तो पशु पक्षियाँ जब रहती हैं तो उनको भी वो भक्षण कर लेती हैं। इसलिए आपको कीटनाशकों का प्रयोग करना भी नहीं पड़ेगा। जीवनचर्या जिस प्रकार से पहले ग्रामीण अवस्था चलती थी कि भारत गाँव में बसता है, उसी प्रकार से वो सिस्टम आ जाएगा और आप सभी लोग सुखी और स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल सही कहना है आपका कि हम सब स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, और हम सब की यही कामना है कि हम अपने जीवन को स्वस्थपूर्ण तरीके से जीने का प्रयास करें, और उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि अपने पर्यावरण को हम प्रदूषण से मुक्त रखें। पर्यावरण प्रदूषण मिटाने में पेड़ पौधों की क्या भूमिका है, मनसाराम वर्मा जी, आपने इस आकाशवाणी अयोध्या के माध्यम से अपनी बातों को साझा किया। निश्चित है कि जो श्रोता आपकी बातों को सुन रहे हैं इस समय आकाशवाणी अयोध्या के माध्यम से अनुसरण करेंगे तो निश्चित है लाभ होगा। आपकी इन बताई गई बातों के लिए हम आपको देते हैं आकाशवाणी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।